भारतीय इतिहास में एक रात ऐसी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कनें मानो थम सी गई थीं। चलिए आज उसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तारीख थी 25 जून 1975। आधी रात का वक्त था और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। बस एक दस्तखत जिसने भारत की किस्मत को एक नए और स्याह रास्ते पर मोड़ दिया। और बस इन चंद शब्दों के साथ रातों रात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और एक अनिश्चितता के दौर की शुरुआत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? क्या वजह थी कि एक लोकतांत्रिक देश को अचानक आपातकाल की जंजीरों में जकड़ना पड़ा? इसका जवाब कुछ हफ्ते पहले की घटनाओं में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस आग को चिंगारी कहां से मिली। इस हिस्से में हम उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने इमरजेंसी की नींव रखी। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए और देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ था। सिर्फ 12 दिन के अंदर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन पूरी नहीं। और फिर ठीक अगले ही दिन 25 जून को जैसे ही विपक्ष बड़े आंदोलन का ऐलान करता है, उसी रात इमरजेंसी लगा दी जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि देश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इमरजेंसी तो लग गई, लेकिन इसके बाद की सुबह भारत के लिए क्या लेकर आई? अब हम देखेंगे उस तानाशाही का असली चेहरा। जरा सोचिए, 26 जून की सुबह लोग सोकर उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके सारे मौलिक अधिकार, बोलने की, लिखने की, इकट्ठा होने की आज़ादी सब खत्म हो चुकी है। दिल्ली में तो अखबारों के दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई ताकि कोई खबर छप ही ना पाए। देश को अब सिर्फ वही पता चल रहा था जो सरकार उसे बताना चाहती थी। और उसी रात सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मनों को निशाना बनाया। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, देश के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ये लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की एक सोची समझी साजिश थी। और ये सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं थी। आंकड़ा देखिए, 1,10,000 से भी ज्यादा इतने लोगों को पूरे देश में बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। ये नंबर अपने आप में बताता है कि दमन कितना भयानक था। एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर इतना घना अंधेरा था, वहीं देश के छोटे छोटे कोनों में उम्मीद की कुछ लौ जल रही थी। चलिए अब कहानी का रुख दिल्ली से मोड़कर ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मैनपुरी। आपको पता है, इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में ही हुई थीं। यह दमन का एक तरह से सेंटर बन गया था और यहीं मैनपुरी में तानाशाही के खिलाफ एक गजब की कहानी लिखी जा रही थी। सोचिए, उस डर के माहौल में मैनपुरी का एक 24 साल का नौजवान अपने साथियों के साथ खड़ा होता है और कहता है, हम डर के साये में नहीं जिएंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए मैनपुरी से सत्याग्रह शुरू करते हैं। ये सत्याग्रह यानी बिना हिंसा के सच के लिए आवाज उठाना, तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत अहिंसक विद्रोह था। और इन लोगों की हिम्मत इसलिए भी कमाल की थी क्योंकि ये सामना कर रहे थे मीसा जैसे काले कानून का। मीसा यानी एक ऐसा कानून जिसके तहत सरकार किसी को भी कभी भी बिना कोई वजह बताए जेल में डाल सकती थी और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। मतलब पूरी तरह से कानून का राज खत्म। तो जिन्होंने भी आवाज उठाने की हिम्मत की, उनके लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। जेल की सलाखों के पीछे की सच्चाई तो और भी दिल दहला देने वाली थी। जेलों में बंद लोगों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी तोड़ा जा रहा था। एक पूर्व कैदी ने बताया, हमें बिना किसी आरोप के महीनों तक रखा गया। हमें नहीं पता था कि हम कब रिहा होंगे। सबसे बड़ी यातना तो ये अनिश्चितता ही थी। और ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था। पहला कदम, मीसा के तहत अंधाधुंध गिरफ्तारियां। दूसरा कदम, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कानूनी मदद के लोगों को जेल में सड़ाना। और तीसरा, संजय गांधी के नेतृत्व में वो बेहद विवादास्पद और क्रूर जबरदस्त नसबंदी का अभियान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। दमन का ये अंधेरा भी हमेशा के लिए नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां लोकतंत्र ने अपनी असली ताकत दिखाई। 21 महीने, लगभग 21 महीने की इमरजेंसी के बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें लगा कि जनता उनके साथ है।
लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। और जब नतीजे आए तो वो हैरान करने वाले थे। लोगों ने तानाशाही को सिरे से खारिज कर दिया। जनता पार्टी गठबंधन को मिली 345 सीटें, एक तरफा जीत, और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई सिर्फ 189 सीटों पर। यह था जनता का फैसला। और इन नतीजों के ठीक बाद 21 मार्च 1977 को 21 महीने लंबे उस काले दौर का, उस आपातकाल का आधिकारिक तौर पे अंत हो गया। ये जीत थी उन हजारों लाखों लोगों की जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। और इस संघर्ष का असर देखिए, मुलायम सिंह यादव जैसे युवा नेता जो 19 महीने जेल में बंद थे, 1977 में बनी नई सरकार में सीधे मंत्री बने। जो मैनपुरी का एक छोटा सा स्थानीय संघर्ष था, वो पूरे देश के लिए लोकतंत्र की लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक बन गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, आपातकाल ने भारतीय राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसने नए नेताओं को जन्म दिया और जनता के मन में सत्ता को लेकर एक शक पैदा किया। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना कीमती और कितना नाजुक है, और इसकी हिफाजत के लिए हर पीढ़ी को सजग रहना पड़ता है। तो बड़ा सवाल यही है कि इतिहास के सबसे जरूरी सबक को क्या हम आज भी याद रखे हुए हैं?